हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 कक्षा 12 भाग 2 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन आंसर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, हमने इसके पहले पार्ट में पूरा मैं टॉपिक वाइज चर्चा किया था। आप जाके देख लेंगे, वहाँ चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने टाइप किया हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्लास 12, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये पार्ट 2 है। तो अब पहला क्वेश्चन है साथियों, क्या है? बताएं कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। का आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की। खम क्या है? आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए। गा, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई। घा, आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। उसके बाद देखिए, अंगा क्या है? सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, मैंने टाइप कर दिया हूँ। पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा सही। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में से मेल नहीं खाता है। का संपूर्ण क्रांति का आह्वान, 1974 की रेल हड़ताल, नक्सलवादी आंदोलन, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष। तो साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मिलाते हुए किताब से भी आप मिलाकर अध्ययन कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो देख लेंगे तो आप कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में मेल बैठाएं, यानी मैच द वर्ड करना है, मिलान करना है। संपूर्ण क्रांति, गरीबी हटाओ, छात्र आंदोलन, रेल हड़ताल। देखो, इसमें क्या है? इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, बिहार आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, पहले के संपूर्ण क्रांति कौन के जनक? जयप्रकाश नारायण, पहला सही है, यानी पहले का दूसरा सही है। गरीबी हटाओ नारा, दूसरे का पहला सही, इंदिरा गांधी। छात्र आंदोलन, बिहार आंदोलन, गा के तीसरा सही। रेल हड़ताल, जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। उत्तर क्या हो जाएगा? 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने के पीछे जो कारण था वह यह कि जनता पार्टी, जो मूलतः इंदिरा गांधी के मनमाने शासन के विरुद्ध विभिन्न पार्टियों के गठबंधन था, शीघ्र ही बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। इसको मैंने विस्तार से चर्चा किया था, आप देखेंगे इसके पहले पार्ट में, जरूर देख लेंगे। पहला पार्ट अगर देखेंगे तब ज्यादा ये समझ में आएगा। अब आगे क्या हुआ? चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही। इस प्रकार 1980 में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव करवाने पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई और इसके क्या निष्कर्ष थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जनता पार्टी की सरकार द्वारा शाह आयोग की नियुक्ति, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था और उसकी सरकार बनी थी। इस सरकार ने आपातकाल में की गई ज्यादातर कानूनों के उल्लंघनों तथा शक्तियों के दुरुपयोग की जांच कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने कई प्रकार के आरोपों की जांच के लिए बहुत से
कागज पत्रों साक्ष्यों की जांच की तथा हजारों गवाहों के कथन दर्ज किए। श्रीमती इंदिरा गांधी को गवाही में बुलाया गया। इंदिरा गांधी आयोग के सामने उपस्थित हुई तो परंतु उन्होंने आयोग के किसी प्रश्न का उत्तर देने और अपनी सफाई देने से इनकार कर दिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों इसका। जो शाह आयोग जो है यही नियुक्त जो था। चलो अब आगे फिर क्या हुआ, शाह आयोग के निष्कर्ष क्या निकले। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 3 भागों में दी। 2 आंतरिक रिपोर्ट थी और तीसरी अंतिम रिपोर्ट थी। इन रिपोर्टों में कहा गया था कि आपातकाल के दौरान सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग किया गया था। अधिकतर आदेश मौखिक रूप में दिए जाते थे। नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था तथा नौकरशाही ने अपनी शक्तियों का नियमों के विरुद्ध प्रयोग तथा दुरुपयोग किया गया था और पुलिस संगठन ने आम आदमी पर जुल्म ढाए थे। यह भी कहा गया था कि नौकरशाही तथा पुलिस संगठन ने अपने स्वतंत्र रूप में नियमों के अनुसार कार्य करने की शैली को त्याग दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। क्या हुआ, 25 जून 1975 में सरकार द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के उसके पास कई कारण थे। इन इनमें से कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनवरी 1974 में गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ जिसका सारे देश में प्रभाव हुआ और राष्ट्रीय राजनीति भी प्रभावित हुई। जीवन की आवश्यकता यानी जीवन की आवश्यक वस्तुएं जैसे कि अनाज, खाद्य तेल आदि की कीमतें बहुत बढ़ी हुई थी जिनके कारण आम आदमी को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा था। इन बढ़ी हुई कीमतों तथा प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध गुजरात में छात्रों ने राज्य व्यापी आंदोलन छेड़ दिया और इनकी अगुवाई सभी विपक्षी दल कर रहे थे। जब आंदोलन ने विकराल रूप धारण किया तो केंद्रीय सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। केंद्रीय सरकार वहां शीघ्र ही नए चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, परंतु विपक्षी दल की मांग तथा विशेष रूप से कांग्रेस संगठन के नेता मोरारजी देसाई इस घोषणा के बाद कि यदि राज्य में नए चुनाव नहीं करवाए गए तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा बैठेंगे। मोरारजी देसाई अपने सिद्धांतों और वचनों का निष्ठा से पालन करने वाले नेता के रूप में छवि बनाए हुए थे। केंद्र को विवश होकर जून 1975 को वहां विधानसभा के चुनाव करवाने पड़े जिसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। केंद्र की सरकार की छवि धूमिल हुई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब आगे फिर क्या हुआ, बिहार में चले छात्र आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लिया। यह आंदोलन मार्च 1974 में छात्रों द्वारा बढ़ती कीमतों, खदानों की उपलब्धि के अभाव, बढ़ती बेरोजगारी, शासन फैले भ्रष्टाचार, आम आदमी के दुखों और राज्य सरकार की अनदेखी आदि के आधार पर चलाया गया। छात्रों ने कुछ दिनों बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक महासचिव जयप्रकाश नारायण से प्रार्थना की कि वे उनका नेतृत्व करें। इस समय जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय राजनीति को छोड़ा हुआ था और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही सक्रिय थे। उन्होंने छात्रों का निमंत्रण स्वीकार करते हुए 2 शर्तें रखी। एक तो यह कि आंदोलन अहिंसात्मक होगा और दूसरे यह बिहार राज्य तक सीमित न रहकर राष्ट्रव्यापी होगा। बिहार के छात्र आंदोलन
ने राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। बिहार सरकार की बर्खास्तगी की मांग की गई। जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पक्षों के परिवर्तन करने के लिए एक संपूर्ण क्रांति की अपील की। बिहार सरकार के विरुद्ध प्रतिदिन आंदोलन, हड़ताल, बंद आदि होने लगे और धीरे धीरे यह सारे भारत में फैल गया। यह कहा गया कि मौजूदा लोकतंत्र वास्तविक नहीं है। पूर्ण क्रांति के द्वारा वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की मांग की गई। अब आगे फिर क्या हुआ साथियों? नंबर 3, 1974 में फिर देखिए। चलिए यहाँ जहाज कर देता हूँ, चलो इसके साथ ले लीजिए इसका। अब देखिए फिर क्या हुआ। मई 1974 की रेल हड़ताल ने सारे राष्ट्र में सरकार के विरुद्ध असंतोष को बढ़ावा दिया। स्थानीय बसों की हड़ताल से ही नगर का जनजीवन ठप हो गया जाता है। रेल हड़ताल से सारे राष्ट्र का जनजीवन ठप हो गया। यह हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में रेलवे कर्मचारियों ने बोनस तथा सेवा से जुड़ी अन्य मांगों के आधार पर की थी। उसके बाद रेलवे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और सारे राष्ट्र को प्रभावित करता है। गरीब व्यक्ति के लिए आने जाने का सस्ता तथा सुगम साधन भी है। सरकार ने हड़ताल को अनसंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगे स्वीकार नहीं की। 20 दिनों के बाद यह हड़ताल बिना किसी समझौते के वापस ले ली गई, परंतु इसने मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, आम आदमी तथा व्यापारियों तक में सरकार के विरुद्ध असंतोष को विकसित किया। अब आगे फिर क्या हुआ साथियों? नंबर 4, सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष। संविधान के लागू होने के बाद से ही न्यायपालिका तथा सरकार या संसद के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। जबकि न्यायपालिका ने कई भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताकर असंवैधानिक घोषित किया था। सरकार ने इससे बचने के लिए नवी सूची की व्यवस्था की थी। इंदिरा गांधी कार्यकाल में यह प्रतिस्पर्धा अधिक तीखी हो गई। पहले से ही यह प्रश्न आ रहा था कि, चलिए यहाँ तक इसी मिसाल ली। अब आगे फिर क्या हुआ, थोड़ा आंसर इसका बड़ा है। यह प्रश्न आ रहा था कि संसद सर्वोच्च है और उसे संविधान के हर भाग में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन का अधिकार है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती तथा संशोधन नहीं कर सकती। संसद तथा सरकार का कहना था कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। 1967 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती नामक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया था कि संसद संविधान के हर भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे को विकृत नहीं कर सकती। यह निर्णय आज भी लागू है। इंदिरा गांधी ने प्रयास किया कि न्यायालय सरकार की समाजवादी नीतियों के पक्ष में निर्णय दे, सरकार के दबाव में काम करे। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्ति किए जाने की प्रथा का पालन न करते हुए 3 वरिष्ठतम जजों को छोड़कर एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इस निर्णय की सारे देश में कानूनी और न्यायिक क्षेत्र में विपक्षी दलों के द्वारा व्यापक निंदा हुई और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट माना गया। इन तीनों जजों ने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिए थे। स्पष्ट दिखाई दिया कि इंदिरा गांधी सोवियत प्रणाली की तरफ प्रतिबद्ध। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। बाकी फिर क्या हुआ, न्यायपालिका चाहती थी प्रतिबद्ध नौकरशाही की आवश्यकता पर पहले ही सरकार अथवा कांग्रेस प्रचार कर रही थी कि सरकारी कर्मचारियों का दायित्व सरकार
के प्रति वचनबद्धता होनी चाहिए और सरकार की इच्छानुसार ही काम करना चाहिए। तीनों जजों ने त्यागपत्र दे दिए। फिर आगे क्या हुआ? नंबर 5, संपूर्ण क्रांति के लिए संसद मार्च का आह्वान। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा सारे भारत में फैला, वह बिहार तक सीमित नहीं रहा। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को व्यवहारिक बनाने के लिए संसद मार्च का आह्वान किया। इस संसद मार्च का नेतृत्व किया, इसका देशव्यापी प्रभाव पड़ा और सभी राज्यों से विपक्षी दलों के अधिक से अधिक लोग संसद मार्च में सम्मिलित हुए। अब तक इतनी बड़ी रैली राजधानी में कभी नहीं हुई थी। इसने सरकार को विचलित किया और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता धरातल की ओर ले जाने लगी। अब आगे क्या हुआ? नंबर 6, इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव याचिका का निर्णय। समाजवादी नेता राजनारायण ने 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी के मुकाबले में लड़ा था। हारने के बाद उसने इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की थी और उसका आधा और यह बनाया था कि उन्होंने, चलिए इसके साथ ले लीजिए साथियों, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। सरकारी कर्मचारियों का चुनाव में प्रयोग करना अवैध है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना निर्णय दिया। याचिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया। इसका अर्थ है कि इंदिरा गांधी लोकसभा की सदस्य नहीं रही थी। इससे सारे देश में एक सन्नाटा सा छा गया। अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को उच्च न्यायालय के फैसले पर आंशिक रूप से रोक लगाई और कहा कि इंदिरा गांधी अपील के फैसले तक सांसद तो बनी रहेंगी परंतु लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 1970 के चुनाव के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी, ऐसा किन कारणों से संभव हुआ? उत्तर क्या? केंद्र में पहली बार एक विपक्षी सरकार या जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए उत्तरदायी निम्न कारण या परिस्थितियां थी। आपातकाल लागू होने से पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टी एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट साथियों। अब आगे क्या है? एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। चुनाव के पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस कुछ नेता जो आपातकाल के खिलाफ थे इस पार्टी में शामिल हुए। नंबर 2, कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। नंबर 3, 1970 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया। नंबर 4, हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी, कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। नंबर 5, जैसी की उम्मीद की जाती थी वही हुआ। चुनावी परिणामों से स्पष्ट हो गया कि मतदाताओं ने कांग्रेस को नकार दिया। उसे मात्र 184 सीटें मिली। जनता पार्टी और उसके साथी दलों ने 330, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, 330 सीटें। अब आगे क्या हुआ देखो। क्वेश्चन नंबर 8, हमारी मारी राज व्यवस्था के निम्नलिखित पक्ष पर आपातकाल का क्या असर हुआ? कर नागरिक अधिकारों की दशा और नागरिकों पर इसका असर। कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में जनसंचार माध्यमों के कामकाज, पुलिस और नौकरशाही की कार्रवाइयां का क्या है?
नागरिक अधिकारियों की दशा और नागरिकों पर उसका असर। आपातकाल प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। सरकार ने निवारण नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रभाव के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता था कि उन्होंने अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंदर लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता कि वे कोई अपराध कर सकेंगे। सरकार के आपातकाल के दौरान। चलिए इसके साथियों, अब क्या हुआ। निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध। आपातकाल के बाद कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हुए। इंदिरा गांधी ने कार्यपालिका या संसद की सर्वोच्चता का हवाला देते हुए कई संविधान संशोधन की योजना बनाई, लेकिन इनमें से अधिकांश को उच्चतम न्यायालय ने निष्फल कर दिया। क्या है, जनसंचार माध्यमों के कामकाज। आपातकाल का जनसंचार माध्यमों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। आपातकाल प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। जनसंचार माध्यमों का कामकाज बाधित हुआ। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेनी जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नए नाम से जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचारों को, चलिए इसके साथियों, छापने से रोका जाता था, उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं से सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। क्या है, पुलिस और नौकरशाही की कार्रवाइयां। पुलिस की ज्यादतियां बढ़ गई। पुलिस हिरासत में कई लोगों की मौत हुई। सरकार शाही मनमानी करने लगी। बड़े अधिकारी समय की पाबंदी और अनुशासन के नाम से तानाशाही नजरिए से हर मामले में मनमानी करने लगे। पुलिस और नौकरशाही ने जबरदस्ती परिवार नियोजन को थोपा। बिना किसी कानून कायदे के ढांचे गिराए गए। रिश्वतखोरी बढ़ गई। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा क्वेश्चन बड़े थे, उसी का आंसर था। टिप्पणी में लिखने के लिए आ जाता है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरणों से करें। क्या हो जाएगा, देखिए उत्तर। भारतीय दलीय प्रणाली पर आपातकाल का प्रभाव। आपातकाल के भारतीय दलीय प्रणाली पर कई प्रभाव पड़े, जिनमें से प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। दलीय व्यवस्था में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का विकास हुआ। उन्हें यह विश्वास हो गया कि यदि, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। विपक्षी दलों ने अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें आपस में मिलकर कांग्रेस का मुकाबला करना जरूरी है। आपातकाल के बाद सभी विपक्षी दलों ने यह निश्चय किया कि आने वाले चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। यदि गैर कांग्रेसी वोट बिखर गए तो कांग्रेस को सत्ता से हटाना कठिन होगा। आपातकाल के बाद देश में जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें सभी प्रमुख दलों ने सम्मिलित होना स्वीकार किया और अपने स्वतंत्र अस्तित्व तथा अलग पहचान को समाप्त करके एक दल बनाने पर सहमत हुए। कई लेखक 1977 को भारतीय दलीय प्रणाली
में दो दलीय व्यवस्था के आरंभ को देखते हैं उनका ऐसा विचार था कि अब देश को दो दलीय व्यवस्था विकसित होगी, परंतु यह बात सत्य नहीं निकली और जनता पार्टी शीघ्र ही बिखर गई। आगे क्या हुआ फिर? आपातकाल के बाद कांग्रेस, जो अपने को असली कांग्रेस कहती थी, उसमें भी विभाजन हुआ। इसके कई नेता जो आपातकाल के समर्थक नहीं थे, परंतु आपातकाल में विरोध प्रकट करने का साहस नहीं नहीं कर सके थे। आपातकाल के बाद बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हो गए और उन्हें कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक अपना अलग दल बना लिया। आपातकाल के बाद सभी दल जनमत की। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। चलिए, आपातकाल के बाद सभी दल जनमत की परिपक्वता में विश्वास करने लगे और पिछड़े वर्गों की भलाई की नीति लगभग सभी दलों ने अपनाई। आपातकाल के बाद कई राज्यों में भी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला किया और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में उन्होंने आपस में मिलकर चुनाव लड़कर कांग्रेस को सत्ताहीन किया। दलीय व्यवस्था में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का विकास हुआ। उन्हें यह विश्वास हो गया कि यदि विपक्षी दलों ने अपना अस्तित्व बनाए रखना है विपक्षी दलों को अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो उन्हें आपस में मिलकर कांग्रेस का मुकाबला करना जरूरी है। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका यहाँ तक। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अवतरण को पढ़े और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। 1977 के चुनाव के दौरान भारतीय लोकतंत्र दो दलीय व्यवस्था के जितना नजदीक आ गया था, उतना पहले कभी नहीं आया। बहरहाल अगले कुछ सालों में मामला पूरी तरह बदल गया। हारने के तुरंत बाद कांग्रेस दो टुकड़ों में बढ़ गई। जनता पार्टी में भी बड़ी अफरा तफरी मची। डेविड बटलर, अशोक लहिरी और प्रणव राय, पार्थ चटर्जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों उसका। अब आगे पार्थ चटर्जी। अब कहा किन वजहों से 1970 में भारत की राजनीति दो दलीय प्रणाली के समान जान पड़ रही थी। खा 1970 में दो से ज्यादा पार्टी अस्तित्व में थी। इसके बावजूद लेखकगण इस दौरान दो दलीय दलीय प्रणाली नजदीक क्यों बता रहे थे, क्योंकि साथियों टाइप होने में थोड़ा एरर हो गया था। चलिए, अब कांग्रेस और जनता पार्टी में किन कारणों से टूट पैदा हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो का उत्तर क्या हुआ। का उत्तर देखो का 1970 में भारत की राजनीति दो दलीय प्रणाली इसलिए जान पड़ रही थी क्योंकि सभी कांग्रेस के विरोधी दल जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति या जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और दूसरी ओर कांग्रेस उनकी विरोधी पार्टी थी। खा क्या है, लेखकगण इस दौर को दो दलीय प्रणाली के नजदीक इसलिए बता रहे हैं, परंतु कांग्रेस कई टुकड़ों में बट गई और जनता पार्टी में फूट हो गई। परंतु फिर भी इन दोनों प्रमुख पार्टियों के नेता संयुक्त नेतृत्व और साझे कार्यक्रम तथा नीतियों की बात करने लगे। इन दोनों गुटों की नीतियां एक जैसी थी, दोनों में बहुत कम अंतर था। वामपंथी मोर्चे सीपीएम। चलिए इसके साथ ले लीजिए। सीपीएम सीपीआई फॉरवर्ड ब्लॉक रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को हम इसमें अलग मान सकते हैं। अब देखिएगा क्या है। 1977 में आपातकाल की समाप्ति की घोषणा के बाद कांग्रेस में विभाजन हुआ। कांग्रेस के बहुत से नेता आपातकाल की घोषणा के समर्थक नहीं थे। वे आपातकाल में हुई ज्यादतियों के विरुद्ध थे, परंतु आपातकाल में विरोध प्रकट नहीं कर सकते थे। 1977 में ऐसे नेता बाबू जगजीवन राम, जो दलित नेता थे समझे जाते थे और सदैव ही
कांग्रेस मंत्रिमंडल में रहे थे, के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हो गई और उन्होंने अपना कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक दल बनाया। फिर वे जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब आगे फिर क्या हुआ? जनता पार्टी में फूट इसके गठन के 1 वर्ष बाद ही पड़ गई थी। इसमें फूट के कई कारण थे। यह पार्टी विभिन्न विचारधाराओं के समर्थक ने लोकतंत्र बचाओ और गैर कांग्रेसवाद के आधार पर गठित की गई थी। इसका कोई साझा कार्यक्रम नहीं था। इसमें सत्ता की प्राप्ति के लिए आपसी संघर्ष हुआ, जिसके घटक भावात्मक एकीकरण की स्थिति प्राप्त नहीं कर सके। प्रत्येक घटक का नेता अपने को ही सर्वेसर्वा मानता था। इसके घटक शीघ्र ही इसे छोड़कर चले गए। 1979 में चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, बीजू पटनायक, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुमिलिये के नेतृत्व में लगभग 1/3 सदस्य इससे अलग हो गए। और चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलग हो गए। अब जनता पार्टी में फूट इसके गठन के 1 वर्ष बाद ही पड़ गई थी। इसमें फूट के कई कारण थे। यह पार्टी विभिन्न विचारधाराओं के समर्थकों ने लोकतंत्र बचाओ तथा गैर कांग्रेसवाद के आधार पर गठित की थी। इसका कोई साझा कार्यक्रम नहीं था। इसमें सत्ता की प्राप्ति के लिए आपसी संघर्ष हुआ। इसके घटक भावात्मक एकीकरण की स्थिति प्राप्त नहीं कर सके, परंतु घटक का नेता अपने को ही सर्वेसर्वा मानता था। इसके घटक शीघ्र ही इसे छोड़कर चले गए। 1979 में चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, बीजू पटनायक, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुमिलिये के नेतृत्व में लगभग 1/3 सदस्य इससे अलग हो गए और अपना दल जनता सेलुलर बना लिया। फिर पुराने जनसंघ वाले नेता इससे अलग हुए और उन्होंने अपना अलग दल भारतीय जनता पार्टी बना लिया। चरण सिंह आदि के अलग होने के कारण मोरारजी देसाई ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। चरण सिंह के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस के बाह्य समर्थक से नया मंत्रिमंडल बना, परंतु कांग्रेस ने शीघ्र ही साथ छोड़ दिया। चरण सिंह को भी त्यागपत्र देना पड़ा और 1980 में लोकसभा के नए चुनाव हुए। तो साथियों यहाँ तक जो है अब अध्ययन कर लीजिए। आप सभी लोग यहाँ तक अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर अब इससे बाहर आएगा नहीं और सब इसी के अंतर्गत आएगा। तो प्लीज़ साथियों ये वीडियो है पूरा, और सभी लोग इस वीडियो पर लाइक करें, बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आंसर थे। तो आप इसको अंत तक देखिए साथियों, लास्ट तक देखिए, ताकि आपके समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि वहाँ आप एग्जाम में बैठें तो अच्छे नंबर से पास हो जाएं। साथियों ऐसी आशा, उम्मीद, विश्वास साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।